हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जब बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट पीजीटी प्रीवियस ईयर के पेपर है। ये सारे ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं है जो प्रीवियस ईयर में नहीं आए हुए। कोई केवीएस का है, कोई दिल्ली का है, कोई झारखंड का है। आप वो चेक भी कर सकते हो साइट पे जाके, उनकी पर्टिकुलर साइट पे जाके। आइए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे अपना। फिक्स कॉस्ट रिमेन एट द सेम लेवल इरिस्पेक्ट ऑफ। फिक्स कॉस्ट जो होती है सेम होती है किसके बेस पर? आप बोल सकते हो वॉल्यूम के बेस पर। किसके बेस पर है? वॉल्यूम के। यानी कि वॉल्यूम बढ़ाओ या घटाओ, फिक्स कॉस्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है कि वॉल्यूम के बढ़ने या घटने से फिक्स कॉस्ट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हो जाएगा याद ये तो। आप बोलोगे सर क्वालिटी वगैरह फिक्स कॉस्ट मतलब कि बोल चेंज करेंगे ना क्वालिटी वगैरह में, तो फिक्स कॉस्ट का भी सिस्टम हिल जाएगा फिर तो। यानी कि फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी किस लेवल पर? चाहे वॉल्यूम में चेंज करें। वॉल्यूम देखो, आप सिंपल समझाता हूँ। दो तरह की कॉस्ट होती है, एक वेरिएबल, एक फिक्स। वेरिएबल क्या होता है? जैसे एक लेबर लगाया तो उसकी वेजेस दे दी, दो लगाए तो उसकी देनी पड़ी, तीन लगाए तो उसकी देनी। क्योंकि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, लेकिन प्रोडक्शन बढ़े या घटे उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता फिक्स कॉस्ट पर। बस इतना याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट बनाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। डिसीजन मेकिंग की जाती है फ्यूचर के रिगार्डिंग, तो इसका आंसर आएगा 1। फ्यूचर के रिगार्डिंग कैसे की जाएगी? सर चलो वो प्लानिंग करे चाहे फोरकास्टिंग करे, तो जो डिसीजन मेकिंग का फंक्शन है वो क्या करता है भाई? फ्यूचर में क्या होगा उसका पर्सपेक्टिव आज ही हम प्रेजेंट में जानकर उससे रिलेटेड डिसीजन लेते हैं। तो द फंक्शन ऑफ डिसीजन मेकिंग इज टू चूज अल्टरनेटिव फॉर द फ्यूचर। फ्यूचर के लिए अल्टरनेट हम चूज कर रहे हैं, तो इसका आंसर आएगा आपका सेकेंड, फ्यूचर आ जाएगा ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला गया है? विच कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग इज बेस्ड ऑन द कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन की पॉइंट। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन याद रखना। मार्केटिंग के अगर कोई ओल्ड कंसेप्ट है ना, वहां पर सेलर को आप बोल सकते हो प्रेफरेंस दी गई है, जबकि जो मॉडर्न कंसेप्ट है, आज का कंसेप्ट है, उसमें कंज्यूमर को किंग माना गया है। ठीक है, तो इसलिए मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग इसका आंसर रहेगा थर्ड का बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर का मतलब जहां पर पैसे से रिलेटेड नहीं है। लाइक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है प्रोडक्शन, कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन। तो इकोनॉमिक फैक्टर कौन सा नहीं है? जैसे ट्रेंड इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड। ट्रेंड का मतलब होता है, जैसे देखिए मान लीजिए 2010 में प्राइस आपका इतना था, 12 में बढ़कर इतना हो गया, 15 में इतना, 16, ये ट्रेंड है। ठीक है, यहां पर ना तो प्रोडक्शन हुआ, ना कंजप्शन हुआ, ना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो इसका आंसर क्या आएगा? इकोनॉमिक फैक्टर कौन सा नहीं है? आप बोलोगे ट्रेंड इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस। जीएनपी, जीडीपी ये इकोनॉमिक फैक्टर है। पर कैपिटा इनकम भी क्या है? इकोनॉमिक फैक्टर है। अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं आपके। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ। नियर अबाउट 50 क्वेश्चन हम करेंगे यहाँ पर, तो इसलिए थोड़ी सी हम स्पीड में करने वाले हैं। तो ये दिया गया फिफ्थ क्वेश्चन सिर्फ डेफिनेशन है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या क्या इंक्लूड या कंसिस्ट करते हैं, तो वो दिया गया है। ये डेफिनेशन आपको याद ही करनी पड़ेगी। ये डेफिनेशन दे रही है रिनेके एंड स्कोल ने। बस ये डेफिनेशन याद कर लेना। वैसे आती नहीं है, किस्मत अच्छी हो तो ही आती है, वरना नहीं आती। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का कंपोनेंट्स नहीं है, तो इसका आंसर आएगा जियोग्राफिकल। आप बोलोगे सर जियोग्राफिकल कैसे आएगा? जियोग्राफिकल या नेचुरल एक ही बात है। नॉर्मली अगर आप बिजनेस इन्वायरमेंट पढ़ते हो, और इसकी है ना एक मैंने डायग्राम जो है वो टेलीग्राम चैनल डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी में पहले ही सेंड कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यहाँ से क्वेरी आ सकती है। वहाँ पर आपने देखा हो तो दो तरह के इन्वायरमेंट होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में फिर हम पढ़ते हैं माइक्रो और मैक्रो। ठीक है, और मैक्रो के अंदर आता है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। ठीक है, वहां पर हम इसको ज्यादा पढ़ते हैं। तो वहां पर इन ज्योग्राफिकल आप डाल सकते हो। अगर इस पे टिक नहीं होगा तो आपका नन ऑफ द अबव आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इस पेपर के अकॉर्डिंग इसका आंसर दिया गया है ज्योग्राफिकल फैक्टर के, यानी कि नेचुरल के अंदर, जैसे एयर होगी, इसके रिगार्डिंग बात की गई। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 7। इसने बोला भाई कि इंडिया की शेयर मार्केट पर किसका कंट्रोल है? सेबी का है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, वैसे सबको पता ही है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कब बनी थी? 12 अप्रैल 1988, यानी कि 12 अप्रैल 1988। ये डेट भी याद रखना, मोस्टली पूछ लिया जाता है से भी। MRTP एक्ट खत्म हो गया, सबको पता है। और जो BIFR जो ये आपका सिक इंडस्ट्री के रिगार्डिंग है। फेरा की जगह फेमा आ गया है। लेकिन अपना जो क्वेश्चन था शेयर मार्केट पे किसका कंट्रोल है, तो आप बोलोगे सेबी का। वेरी गुड। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टैक्स इज कलेक्टेड बाय द पंचायत। गांव के सरपंच जो पंचायत है वो टैक्स कलेक्ट करता है, उसको क्या बोले सर? लोकल फेयर, टैक्स ऑन द लोकल फेयर। क्योंकि सेल टैक्स, कस्टम ड्यूटी, लैंड रिवेन्यू, ये सारे के सारे आपके सेंट्रल लेवल पर आ जाते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कब आया था? देखो एक्ट जो बनता है ना वो पहले
और जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है वो हमेशा बाद में होता है, एक आरआरबी को छोड़कर। आरआरबी का एक्ट बाद में बनाया गया था, वो अलग इशू है, तो अपने कोई अगर प्रीवियस वीडियो अपने देखे होंगे तो चैनल पे मिल जाएंगे वहाँ पर, ठीक है। फिर भी अपने को सिर्फ इतना याद रखना, एक्ट पहले बनता है, इन्फोर्समेंट बाद में होता है मोस्टली केसेज में। तो इसका आएगा आपका 1 जुलाई 1987, ठीक है, 1 जुलाई 1987। एक चीज़ और है ना, ये डेट याद रखना जरूरी है क्योंकि कंपटीशन जो लेवल है वो हाई हो गया है थोड़ा, तो अब ये ईयर से काम नहीं चलने वाला, तो आपको डेट भी याद रखनी पड़ेगी। जैसे कि हमने सेबी की थी तो 12 अप्रैल था, तो ये डेट भी याद रखनी है, 12 भी और अप्रैल भी। अप्रैल तो याद रखना है, साथ में डेट भी याद रखनी है, ठीक है। गुड्स मीन्स कि गुड्स का मतलब क्या, जो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है उसको गुड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? गुड्स बोलते हैं। जिसका आंसर आ जाएगा ए, 10th का आंसर ए, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, विच ऑफ द सर्विस इज नॉट कवर्ड अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कौन सी? टीचर की जी। अब आप बोलोगे सर अच्छा पढ़ाया नहीं पढ़ाया, कोर्ट में नहीं जा सकते जी। ये फायदा भी है टीचरों को, कुछ बच्चों की कंप्लेंट थोड़ी सी ज़्यादा होती है, वो हर पॉइंट पे ऐसे बोलते हैं भाई ये नहीं है सर, ये नहीं है सर, ये नहीं है सर, जबकि सबको पता है भाई इस लेवल पे आके आप पीजीटी के खुद टीचर बनने वाले हो, हर कंप्लेंट सपोज करो अगर आप टीचर बन जाओ और किसी बच्चे ने कुछ बोल दिया और आप प्रिंसिपल ऑफिस में जा लिए कि सर ये कर दिया, इस बच्चे ने ये कर दिया, इस प्रिंसिपल क्या करेगा? अगली बार आपको स्कूल से निकाल देगा, अगर टेम्परेरी हो तो। क्यों? क्योंकि इरिटेट हो जाएगा, यार क्या छोटी छोटी बातों के लिए आप अगर प्रिंसिपल के पास जाओगे कैसे काम चलेगा? तो वैसे ही मैं आपको बोल रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट कि अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, लेकिन उसको ज़्यादा हुआ ना बनाओ। आपके ऊपर भी प्रेशर ज़्यादा है और हमारे ऊपर भी है, ठीक है। इसलिए आप दोनों, जब हम दोनों मिलकर काम करेंगे तभी तो बात बनेगी। तो टीचर जो है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर नहीं आता, बैंकर भी आता है, लॉयर भी आता है, डॉक्टर भी आता है। कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है। कैसा टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स, यानी कि ये जो इंडस्ट्रीज जो प्रॉफिट कमाती है ना उसके ऊपर लगता है, तो ये क्या है? डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स आपका अलग अलग आ जाएगा। डायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स की एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो आपको इनकम टैक्स हो जाता है, इनडायरेक्ट की एग्जांपल जीएसटी आ जाता है, लेकिन यहाँ पर जो अपना आंसर रहेगा वो 12th का सी रहेगा, ठीक है। और इसके आंसर साथ में अटैच हैं, तो जो पेड स्टूडेंट है उनको मिल भी जाएगी पीडीएफ। हु आर द ड्राइवर ऑफ ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है डोमेस्टिक कंपनी कैसे ग्लोबलाइज हो रही, कैसे इंटरनेशनल बन रही है, तो उसके अंदर कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? सर इंटरनेशनल ट्रेड होने लग गया, नॉर्मल वो भी है। फाइनेंस फ्लो जैसे वर्ल्ड बैंक वगैरह हो गया वो भी चलता है। कम्युनिकेशन सबसे बड़ा बेस्ट आजकल आप हम तो है ही, ट्विटर हो गया, इंस्टा हो गया, व्हाट्सअप हो गया, फ़ोन तो अलग इशू है ही वो तो। विच ऑफ द फ्लोइंग कंपोनेंट्स इज द सोशल कल्चरल? सोशल कल्चरल में आता है एजुकेशन। क्या आता है? एजुकेशन। एग्रीकल्चर नहीं आता, एग्रीकल्चर का अलग आ जाएगा। पॉपुलेशन डेमोग्राफिक में आता है। किस में आता है? डेमोग्राफिक। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ? ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि बहुत बार पूछा जाता है, पॉपुलेशन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाए ना तो डेमोग्राफिक पे टिक करना आंख बंद करके, गलत हो जाए तो एक दूसरे को ही पकड़ लेना। R&D आएगा टेक्निकल में। R&D किस में आएगा? टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 15th क्वेश्चन की तरफ। सोशलिज्म कम इनटू फोर्स फॉर द सोशल डेवलपमेंट। सोशलिज्म क्या है? आपको याद हो तो 3 तरह की अपने इकोनॉमिक सिस्टम चलता है। 3 तरह का इकोनॉमिक सिस्टम कौन कौन सा? एक तो सर कैपिटलिज्म, फिर सोशलिज्म, फिर मिक्स्ड इकोनॉमी। तो सोशलिज्म का मतलब होता है जो जिसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल हो, सरकार का कंट्रोल हो। तो सरकार का कंट्रोल हो तो हमें बतानी है एक लिमिटेशन। सर ब्यूरोक्रेसी टेंडेंसी, नौकरशाही हो जाती है और वो काम नहीं करते। सरकारी डिपार्टमेंट में आप जाओ कितना काम करते हैं सबको ही पता है। जबकि बेनिफिट अगर मैं पूछूं तो सोशलिज्म के वो आप बताओगे सर, लाइक फुल एम्प्लॉयमेंट हो गया सर, प्रोडक्शन प्लानिंग हो गया, नेचुरल रिसोर्स का अच्छा यूज है, और आप ये मानो कि ये सारा का सारा क्या है? बेनिफिट है। कंज्यूमर को किंग माना जाता है, माना जाता है नहीं माना जाता, ठीक है। यानी कि लेबर को ज़्यादा बेनिफिट दिया जाता है। आप ये मान लो कि लेबर को एज ए टूल यूज नहीं किया जाता, किसमें? सोशलिज्म में। ये आप मान सकते हो, ठीक है। जबकि किंग माना जाता है आपका किसमें? कंज्यूमर को, कैपिटलिज्म के थ्रू। फिर आ जाता है इसके अंदर कैपिटल इकोनॉमिक सिस्टम कंसिस्ट। कैपिटल इकोनॉमिक सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड हम करते हैं? अब कैपिटल के अंदर क्या आएगा जी? प्रॉफिट मोटिव होता है, कंपटीशन ज़्यादा होता है, इसलिए कंज्यूमर को किंग कैपिटलिज्म में माना जाता है, ना कि सोशलिज्म में। थोड़ा ध्यान रखना। और कोई भी आप अपने नाम से प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हो। ऑल ऑफ डी, डी आंसर आ जाएगा इसका। क्या आंसर आ जाएगा? 16 का आंसर है डी, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी कंसिस्ट। आपको पता है इसके क्लोज होते हैं, कौन कौन से क्लोज हैं? 6 क्लोज के नाम से भी आपको पता हो तो इसके क्लोज जैसे कि नेम क्लोज, प्लेस क्लोज। अच्छा, प्लेस क्लोज को ना डोमिसाइल क्लोज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोमिसाइल क्लोज भी बोलते हैं, थोड़ा ये ध्यान रखना।
ऑब्जेक्टिव क्लोज होता है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो आप कैपिटल क्लोज याद रख सकते हो, लाइबिलिटी क्लोज याद रख सकते हो, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज, ठीक है, यानी कि प्लेस के रिगार्डिंग आप बोल सकते हो, और फिर या फिर एसोसिएशन क्लोज भी आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे क्लोज हैं, तो ये मिल जाएंगे, जो हमने पीजीटी का कोर्स जो लॉन्च किया है उसमें मिल जाएंगे सारे के सारे ये। फिर भी मैंने आपको बता दिया क्या होगा, तो यहाँ पर आंसर आएगा डी। प्रोडक्ट प्लोरिफरेशन रिप्रेजेंट इंक्लूड द डिफरेंट ब्रांड इन डिफरेंट, इसका आंसर तो आएगा प्रोडक्ट लाइन। कैसे आएगा सुन लो, जो प्रोडक्ट प्लोरिफरेशन होता है ना, उसका मतलब क्या होता है भाई कि एक ही प्रोडक्ट के अंदर इनके सेम प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट तो वही रहेगा, तो आप इसके अंदर क्या करोगे, इसके बारे में एक छोटी सी एक लाइन मैं आपको लिखा देता हूं, लिखिए, इट अकर व्हेन ऑर्गेनाइजेशन मार्केट्स मैनी वेरिएशन ऑफ द सेम प्रोडक्ट, यानी कि एक ही प्रोडक्ट के अंदर बहुत सारे वेरिएशन करते हो। जैसे कि मान लिया कि साबुन से रिगार्डिंग लगा लो, जो आपकी हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड है, साबुन किसी में सेंट का डाल दिया, कोई ये बना दिया डॉक्टर के रिगार्डिंग, कोई कीटाणुओं के रिगार्डिंग लाइफ बॉय बना दिया, कोई कुछ बना दिया, ठीक है, समझ में आ रही है ना बात। तो प्रोडक्ट तो एक ही है साबुन, अब उसके अंदर क्या करते हैं, वेराइटी डाल दी, डेप्थ लाइन डाल दी। मान लें कि आप ये मान लो जैसे ये हो गया साबुन से रिगार्डिंग, इसके अंदर अलग अलग लाइन डाल दी, प्रोडक्ट लाइन, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट प्लोरिफरेशन, याद रह जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। मिशन इज ए स्टेटमेंट विच डिफाइन द रोल दैट एन ऑर्गेनाइजेशन प्ले इज। मिशन क्या होता है, सोसाइटी के रिगार्डिंग। इसने बोला कि आपको याद हो तो विजन क्या होता है, मिशन क्या होता है, सारे के सारे मार्केटिंग में मैडम ने करवा चुके हैं। मिशन का मतलब जैसे कि आप क्या है, गरीबी हटाना चाहते हो, कैसे हटाओगे, वो ऑब्जेक्टिव गोल के अंदर आ जाता है अलग अलग, तो मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव, गोल्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के लिए क्या कुछ कर रही है, इसको क्या बोला जाता है, मिशन बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बनाते हैं इंडियन मर्केंटाइलाइज बेस्ड, इंडियन मर्केंटाइलाइज ला, यानी कि इंडियन का जो मर्केंटाइलाइज है गुड से रिलेटेड एक्ट है, वो किस पे बेस है, इंग्लिश। अंग्रेज छोड़ के गए थे तो ये तो अंग्रेजों पे टिक कर देना आप। नेक्स्ट वन हम बढ़ते हैं, अब आ जाता है आपके लॉ के रिगार्डिंग। एन इम्प्लाइड एग्रीमेंट इज क्रिएटेड बाय, एन इम्प्लाइड एग्रीमेंट इज क्रिएटेड बाय, मैंने पहले भी बोला है कि क्वेश्चन आपके हैं, अगर आप ये चाहोगे सर सिर्फ पीजीटी हरियाणा पीजीटी करवा दो तो वो मिलना मुश्किल है, क्योंकि हरियाणा वालों ने इतने ले ही नहीं रखे, समझ रहा ना बात। और पहले एचएसएससी लेती थी, अब की बार एचपीएससी ले रखी है, तो ये भी प्रॉब्लम है। तो इसलिए जहां से जो भी पीजीटी लेवल के क्वेश्चन मिल गए वही हमने उठा लिए। तो इम्प्लाइड एग्रीमेंट क्या होता है भाई, इम्प्लाइड का मतलब होता है जो आपके कंडक्ट से, आपके एक्शन से, कोई सरकमटांस से, सिचुएशन से आप बोल सकते हो, तो वहां से जो ऑटोमेटिक क्रिएट होता है। आपको याद हो तो पार्टनरशिप में आप पढ़ते थे ना, पार्टनर बाय एस्टोपल, एक वर्ड याद है, पार्टनर बाय एस्टोपल। इसका मतलब क्या होता था, मान ले कि दो पार्टनर बैठे हैं और एक उनका फ्रेंड आके वहां पर बैठ गया, और कोई थर्ड पार्टी आ गया एग्रीमेंट करने के लिए, और वो जो आपका फ्रेंड है वो खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं पार्टनर हूं, जबकि रियल में नहीं है, और जो पार्टनर थे वो भी नहीं मना कर रहे थर्ड पार्टी को कि ये पार्टनर है, तो उसको पार्टनर बाय एस्टोपल बोलते हैं। ये क्या है कि इम्प्लाइड एग्रीमेंट है एक तरह का, ठीक है ना, यानी कि कोई आप ऐसा एग्रीमेंट ऐसा फील करवाते हो, ऐसा सरकमस्टांसेस हो जाता है, तो ऑटोमेटिक वो इम्प्लाइड एग्रीमेंट कहलाता है, ठीक है। खासकर शादीशुदा तो पता ही है क्या क्या एग्रीमेंट होते हैं ऑटोमेटिक ही। फिर आ जाता है जी इसके बाद ए वॉइड एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट। वॉइड का मतलब होता है जो इनवैलिड हो, जो लॉ के अकॉर्डिंग वैलिड ना हो, तो नॉट इन्फोर्सेबल एट लॉ, जो लॉ के अकॉर्डिंग वैलिड ना हो। रिस्ट्रिक्टेड बाय द गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है कि लॉ ने बना दिया गवर्नमेंट ने रोक दिया, ऐसा नहीं है। तो जो लॉ के अकॉर्डिंग ही इनवैलिड होता है उसको हम बोलते हैं वॉइड एग्रीमेंट, अवैध एग्रीमेंट बोल सकते हैं, ठीक है। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी कैन बी, रेजिडेंशियल स्टेटस जो है ना वो असेसमेंट ईयर के अकॉर्डिंग डिफरेंट असेसमेंट ईयर के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है, ये ध्यान रखना आपका। तो इसका आंसर आएगा 23 का 23 का 1, ठीक है। करंट ईयर के अकॉर्डिंग नहीं, असेसमेंट ईयर के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, असेसमेंट ईयर के अकॉर्डिंग, ठीक है। आपको पता होगा ये तो कि फाइनेंशियल ईयर जो होता है उसको असेसमेंट ईयर या फिर प्रीवियस ईयर भी बोल सकते हो आप, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट वन, टैक्स इंसिडेंट इज हाईएस्ट इन केस ऑफ, टैक्स कब ज़्यादा होगा, देखो फॉरेनर है, कोई विदेशी आदमी है, वहीं पर
कमाता है वहीं पर खर्च करता है, तो इंडियन गवर्नमेंट का कोई लेना देना है नहीं सर, उससे तो कोई लेना देना नहीं है। तो फिर यानी कि इंडिया का हो और ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, ये इनकम टैक्स का क्वेश्चन है, तो ये अपने आने के चांसेस कम है। और वैसे हरियाणा गवर्नमेंट का कुछ नहीं पता जी, HPSC का भी कब को क्या कहाँ का क्या उठा के दे दें, ठीक है। तो ये आएगा क्या, रेजिडेंट, और उसमें भी ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी नहीं। अब आप रेजिडेंट की कंडीशन पूछोगे तो वो इनकम टैक्स का वो इतना यहाँ पर नहीं करते, बस इतना है कि क्वेश्चन आ गया तो हम कर दिया। वो इनकम टैक्स में आपको करना हो तो यूट्यूब पे वीडियोज़ है, वहाँ से देख सकते हो, या ऐप पे भी डाल रखी इनकम टैक्स की 1-2 वीडियो। तो इसके बाद दे रखा है कि प्रेफरेंस शेयर कंपनी के क्रेडिटर होते हैं, क्या होते हैं, कंपनी के क्रेडिटर होते हैं। तो ओनर कौन होता है सर, इक्विटी शेयर। ओनर कौन होता है, इक्विटी शेयर। क्रेडिटर का मतलब देखो, दो तरह की लाइबिलिटी होती है आपकी बैलेंस शीट में, एक होती है इंटरनल लाइबिलिटी और एक होती है क्या, एक्सटर्नल लाइबिलिटी होती है। इंटरनल लाइबिलिटी में आपके जो शेयर होल्डर होते हैं वो आते हैं, और एक्सटर्नल में जो आउटसाइडर जो बैंक वगैरह से लोन लेते हैं वो लेते हैं। तो बस प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या होते हैं, क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, जिसका पेमेंट कंपनी को वापस करना है उसको क्रेडिटर बोला जाता है। डॉक्ट्राइन ऑफ सब्रोगेशन, डॉक्ट्राइन ऑफ सब्रोगेशन, ये डॉक्ट्राइन बोल लो, डॉक्ट्राइन को है ना प्रिंसिपल बोलते हैं। और जो आपका बोल सकते हो सब्रोगेशन का मतलब होता है, ये एक तरह का ना इंश्योरेंस में यूज किया जाता है। इंश्योरेंस के अंदर है ना एक आता है इंडेमनिटी प्रिंसिपल। इसका मतलब होता है भाई, अगर कोई भी आप बोल सकते हो कि कोई भी एक्सीडेंट वगैरह होता है तो कंपनसेशन देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है, कंपनसेशन पे करना पड़ता है इंश्योरेंस कंपनी द्वारा। तो ये वहीं से ये तो उठाया गया है, ये प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, तो ये वहाँ से है। तो इसलिए इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इसका आंसर आएगा, जनरल इंश्योरेंस एक्ट 1971 में। परफॉर्मिंग एसेट कौन सी होती है भाई, बैंक से पैसे ले रखे हैं, किससे ले रखे हैं, बैंक से पैसे ले रखे हैं, और टाइम पर आप उसकी पेमेंट कर रहे हो, सीधी बात यही है। मतलब बैंक से आपने 2 लाख रुपए लिए, बिजनेस में लगा दिए और वहाँ से इनकम जनरेट कर रहे हो, इसका मतलब आप बैंक का ब्याज तो दोगे, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लोन एंड एडवांस विच जनरेट इनकम। लोन एंड एडवांस क्या करते हैं, जो इनकम जनरेट करके बैंक की दे रहा है, किसको, बैंक को दे रहा है, ठीक है। अब बैंक से लोन लिया, बैंक के टाइम पर आप इंटरेस्ट दे रहे हो, तो बैंकों के लिए क्या है, परफॉर्मिंग एसेट है बैंक के लिए। तो हाँ, ब्याज वगैरह नहीं दोगे, ना ही प्रिंसिपल दोगे, तो पैसा डूबेगा बैंक का, तो वो नॉन परफॉर्मिंग हो जाएगा, NPA कहलाएगा। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट, जनरल रिजर्व इज क्रिएटेड फ्रॉम रिवेन्यू प्रॉफिट से। रिवेन्यू प्रॉफिट विद इन 1 ईयर जो आप सेल करके अर्न करते हो उसको रिवेन्यू प्रॉफिट बोला जाता है, उसी से जनरल रिजर्व बनाया जाता है। जनरल रिजर्व का जो पैसा है वो कहीं भी आप यूज कर सकते हो। फिर आता है नेक्स्ट वन, प्रिंसिपल मतलब फ्यूचर के रिगार्डिंग, ठीक है ना। प्रीमियम रिसीव्ड ऑन द इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ शेयर पर जो प्रीमियम रिसीव्ड होगा, अब प्रीमियम रिसीव्ड होता है वो कभी कभार ही होता है। तो ये क्या है, अब एक पहली बात है, पैसा आया है, कोई चीज़ आती है ना, वो बैंक बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड लिखते हैं, क्या कहाँ लिखते हैं, जैसे P&L का प्रॉफिट है तो बैलेंस शीट के अंदर जो कैपिटल है उसके अंदर ऐड कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग द ईयर। अगर मान लीजिए प्रॉफिट है तो ड्यूरिंग ऐड कर देंगे, लॉस है तो लेस कर देंगे, क्योंकि 2013 के अंदर जो है पहले तो लॉस को आप लिखते थे फिक्स्ड TTS एसेट के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, लेकिन आजकल क्या कर दिया, कैपिटल हेड में से ही लेस कर देते हैं। फिर भी बस आप इतना याद रख लेना, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन द इश्यू ऑफ शेयर आएगा लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। इन केस ऑफ द शेयर ऑफ द फॉरफिटेड द कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड। कितने रुपए से किस रेट से आपको याद है, शेयर फॉरफीचर करते थे, क्या करते थे, कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। फिर करते थे मान ले कि अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया, टू अलॉटमेंट, फिर करते थे अगर मान ले किसका आ गया टू फॉरफीचर, ऐसा समथिंग करते थे। तो यहाँ पर जो आता था वो कोल्ड अप अमाउंट से आता था, किस पे आता था, कोल्ड अप। मान ले कि 10 रुपये का फेस वैल्यू 10 रुपये, लेकिन कंपनी ने मंगाया 8 रुपये, तो 8 रुपये से ही आएगा। तो 30 का आंसर आएगा सी, क्या आएगा, सी। नेक्स्ट वन हम बढ़ते हैं आगे, इफ द अर्निंग पर शेयर, EPS दे रखा है तो आपको मार्केट प्राइस निकालना। देखो MPS का फॉर्मूला होता है EPS डिवाइड बाय EP रेशियो, EPS डिवाइड बाय EP रेशियो, EPS डिवाइड बाय EP रेशियो। EPS कितना है सर, 8 है, EP रेशियो कितनी, 0.5, ठीक है। और भाई जिसको मैथ नहीं आता थोड़ा बहुत हम ऐसे बता सकते हैं, ये 5 है, पॉइंट है तो ऊपर आके 10 हो जाएगा, ऐसे करोगे तो 60 हो जाएगा, 16 सॉरी, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर है ना इसका आंसर, वैसे तो चारों ही गलत है, लेकिन फिर भी आप एक काम करना, अपने नोट्स में ना इसको C आंसर टिक कर लेना, और 160 की बजाय 16 बना लेना, यानी कि 160 के बजाय आप कितने कर लोगे, 16 कर लोगे, नहीं कर लोगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो भी आते हैं अपने मोस्टली नॉर्मल, आप ये मानो कि फॉर्मूला बेस्ड ही होते हैं,
कॉमर्स के अंदर प्रैक्टिकल जो भी पोर्शन आता है खासकर एमसीक्यू लेवल में, वो क्या होता है, फॉर्मूला बेस आता है, चाहे आपका वो यूजीसी नेट हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर वाला हो, सब में यही आते हैं। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, अमलगामेशन आएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की वीडियो पड़ी हुई है, मतलब कहाँ से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, ठीक है, IFRS वाले ये सिस्टम क्या है, तो ये सारी चीज़ समझाएगी ये डिटेल में। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, पहले इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते थे, इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, फिर विदेश से आए IFRS, तो इंडिया में आया इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सबकी शॉर्ट ट्रिक के साथ ऐप पे भी वीडियो है और चैनल पे भी वीडियो पड़ी हुई है, तो वहाँ से कर लीजिएगा, क्योंकि मोस्टली ये आते हैं हर बार। यहाँ तो एक बस 14 पूछ लिया ना, वो सारा आपको वहाँ से कर लेना, ठीक है। ये आपके लिए बता रहा हूँ, जो MCQ बैच जिन्होंने लिया है तो उसके रिगार्डिंग है, जिन्होंने पेड लिया था उनको तो पहले मिल ही चुके हैं। तो 32 का आंसर आएगा ए। विच ऑफ द, आगे देखा सॉरी, द बेसिक पर्पज ऑफ द फंड फ्लो स्टेटमेंट का बेसिक पर्पज क्या है सर, वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज डिक्रीज हुआ वो चेक करना होता है, ये तो सबको ही पता है, कर लोगे इतना तो। और विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द नॉर्मली पेड ऑफ द वर्किंग कैपिटल में से कौन से, देखो वर्किंग कैपिटल में वही पैसा खर्च करना जो करंट ईयर से रिलेटेड हो, सीधी बात यही है। जैसे पेमेंट ऑफ वेजेस हर साल करते हैं जी, कर देंगे, क्रेडिटर की कर देंगे, रॉ मटेरियल की कर देंगे, तो किसकी नहीं करेंगे, इसी में पूछेगा नहीं करेंगे, तो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर की, क्योंकि कैपिटल नेचर का खर्चा होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द लिवरेज रेशियो, जहाँ पर लिवरेज आ जाए वहाँ पर डेब्ट आएगा, ये तो आंख बंद करके लिख लो आप, जहाँ पर लिवरेज वर्ड आ गया वहाँ पर क्या आएगा, डेब्ट। मतलब क्या है कि डिवेंचर होल्डर से पैसा ले रखा है और उसको ब्याज पे करना, इंटरेस्ट, कहने का मतलब इक्विटी के साथ डेब्ट का यूज करना क्या कहलाता है, लिवरेज कहलाता है। क्या कहलाता है, लिवरेज। तो यहाँ पर डेब्ट इक्विटी रेशियो आ जाएगा इसका 35 का ए आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है फिर आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला आप ऐसे याद रख लेना। वैसे चार्ट आपको पता है कि जो वीडियोज हैं उनमें चार्ट दे रखा है बिल्कुल कैश फ्लो का, 3 हेड होते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंशियल एक्टिविटी, ठीक है ना। फिर भी आप याद रखने के लिए 36 का आंसर आएगा सी। नेट प्रॉफिट में नॉन कैश एक्सपेंसेस जोड़ देंगे और डिक्रीज इन एसेट को जोड़ देंगे, ठीक है। तो 36 का सी आंसर। मार्जिनल कॉस्ट, नो डाउट एडिशनल कॉस्ट को भी बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट वेरिएंस, लेकिन इसके अंदर ना थोड़ा सा मैं और करवा देता हूँ आपको, कॉस्ट का क्वेश्चन आ गया ये, और ये है अपना, कहीं सोचो ये भी नहीं है सर, मार्जिनल नहीं है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस MCV, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्राइस वेरिएंस, अगर क्या पता फॉर्मूला पूछ ले आगे, प्लस में क्वांटिटी वेरिएंस, ठीक है। अब आप बोलोगे प्राइस वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला, प्राइस वेरिएंस निकालता है एवरेज क्वांटिटी इंटू एवरेज प्राइस माइनस एवरेज क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, ये प्राइस वेरिएंस की जगह आप लिख सकते हो। और अगर मैं बात तो करता हूँ क्वांटिटी वेरिएंस की, तो इसके लिए फॉर्मूला रहेगा एवरेज क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, ठीक है। ये फॉर्मूले हैं, आप ऐसे ये दोनों भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो। तो आपको बस क्या समझ में आ गया, आपको ये समझ में आ गया होगा कि सर इसमें प्राइस मटेरियल का भी लेते हैं, क्वांटिटी भी लेते हैं और मिक्सर तो है ही, तो दोनों का डी आंसर आ जाएगा, 37 का डी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। ओह, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया जी अभी, और ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कैश फ्रॉम ऑपरेशन से रिलेटेड, सिंपल सा क्वेश्चन है। सेल कितने की सर, सेल की हमने 40,000 की, खर्चे घटा दो भाई, ऑपरेटिंग आ जाएगा, कैश फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा, खर्चे घटाने सिर्फ। तो खर्चे कितने हो, देखो क्रेडिटर थे स्टार्टिंग के 10,000 रुपये के, देखा ना, क्रेडिटर एट द स्टार्ट 10,000 रुपये का। अच्छा आपने खरीद लिया 30,000 रुपये का माल, और तो क्रेडिटर कितने हो गए, चल जब तक कैश नहीं, हम क्रेडिटर दे रखे ना, तो इसी पॉइंट से मानेंगे कि क्रेडिटर है, ओपनिंग दे रखा है, क्लोजिंग दे रखा है और साथ में परचेज दे रखा है, इसका मतलब उधारी खरीदा होगा 40,000 रुपये की। एंड में कितने हैं सर, 15,000 बच गए। 40,000 रुपये के क्रेडिटर थे, स्टार्टिंग में 10,000 के थे, 30,000 और हो गए 40,000, लेकिन एंड तक आते आते 15,000 बचे। इसका मतलब हो गया सर 25,000 रुपये की क्रेडिटर की पेमेंट कर दी। किसकी पेमेंट कर दी, 25,000 की हमने क्रेडिटर पेमेंट कर दी, ठीक है। तो बच गए कितने अपने 35,000 में से, ये बच गए आपके 5 3 15,000, और 5,000 रुपये के एक्सपेंसेस और दे रखे जी क्वेश्चन में, ये और घटा दो, तो कितने बच गए 10,000 रुपये। कहने का मतलब कैश फ्रॉम ऑपरेशन से हमने 10,000 रुपये कमाए। कैसे, 40,000 रुपये की सेल की
5,000 रुपये के एक्सपेंसेस, बच गए 35,000। क्रेडिटर पहले थे 10,000, फिर बीच में 30,000 के और खरीद लिया सामान, 40,000 हो गए, 15,000 रुपये एंड में थे, मतलब 25,000 रुपये की हमने क्या कर दिया, पेमेंट कर दी। ठीक है, तो 10,000 रुपये इसका आंसर आ जाएगा, 10,000। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं फिर आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम शुड बी टेकन ऑफ ए कैपिटल नेचर। कैपिटल नेचर की कौन सी होगी, ये सबसे आ जाएगा आपका इरेक्शन ऑफ ए न्यू मशीनरी, यानी कि आपको कोई ना कोई नई बिल्डिंग, नई मशीनरी आप बना रहे हो। ठीक है, बनाना, निर्माण करना होता है इसका। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा सारा का सारा। और कोई क्यों नहीं आएंगे, री इंस्टॉलिंग नहीं करना, क्योंकि इसमें जो ये मशीनरी को बनाना, उसके अंदर सब कुछ आ जाता है जी। आप इंस्टॉलेशन वगैरह के सारे खर्चे उसी के अंदर आते हैं, कैपिटल नेचर का हो जाएगा। नेक्स्ट बनाता है फिर डेप्रिसिएशन ऑफ ए फिक्स एसेट, एग्जाम्पल ऑफ रिवेन्यू, क्योंकि हर साल लगता है ना डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या लगता है, हर साल लगता है, इसलिए रिवेन्यू नेचर का। विच वन ऑफ द फ्लोइंग एक्सपेंसेस आर एलोकेशन ऑफ द टाइम, टाइम के बेसिस पे क्या है, सैलरी टाइम पे मिलती है, वेजेस पर डे मिलती है, सैलरी पर मंथ मिलती है, इंटरेस्ट पर मंथ या 6 मंथ क्वार्टरली जो भी है वो है, सारे टाइम के बेसिस। आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट बनाता है प्री इंस्पेक्शन प्रॉफिट क्रेडिट टू, मतलब बिजनेस लेने से पहले अगर कोई प्रॉफिट वगैरह, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले अगर कोई प्रॉफिट होता है तो कैपिटल नेचर का होता है। किस नेचर का होता है वो, कैपिटल नेचर का होता है। ठीक है, इसने बोला फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का मतलब क्या है भाई, आपके पास पैसे कितने हैं भाई, अगर शॉर्ट टर्म में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो सोल्यूशन हो जाए, और लॉन्ग टर्म में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो भी उस पैसे से सोल्यूशन कर सको। तो इसलिए टू मीट द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, ऑप्शन ए आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट बनाते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग इज द नॉन ट्रेडिंग चार्ज। नॉन ट्रेडिंग चार्ज, ट्रेडिंग का मतलब होता है जो विद इन 1 ईयर के रिगार्डिंग, सेल परचेज करने के रिगार्डिंग होता है। नॉन ट्रेडिंग का मतलब कभी कभार। अब देखो प्रीमियम एक्सपेंसिस जब बिजनेस शुरू करेंगे तभी होगा, हर साल नहीं होगा। और इशू मतलब लॉस, आपका जो डिवेंचर जो है, जो डिस्काउंट पे इशू किए कुछ भी शेयर इक्विटी, वो क्या कर, डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, सॉरी, इक्विटी को। तो आप ये मानो कि जो भी इशू किया आपने, डिस्पोज करो डिवेंचर को ही किया है, तो ये जो इशू किए गए हैं, ठीक है, वो आ जाएगा। या फिर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये सारा का सारा क्या जाएगा, ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। क्या जाएगा, ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। ये सारे के सारे नॉन ट्रेडिंग नेचर के खर्चे हैं। बात आती है नेक्स्ट 45 की। इसने बोला प्राइस इलास्टिसिटी, ईडी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय चेंज इन द प्राइस। तो ऑप्शन ए आ जाएगा इसका। ए फर्म, अब इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चन आ गए हैं। ए फर्म दैट इज द सोल ट्रेडर ऑफ द प्रोडक्ट विदाउट क्लोज सब्सिट्यूट्स, क्या बोलेंगे उसको, बताना शाबाश, मोनोपोली। क्या बोलेंगे, मोनोपोली, जिसका कोई सब्सिट्यूट्स ना हो, जिसका कोई कंपटीटर ना हो, उसको मोनोपोली बोलते हैं। 47 विच इज द नोट ए पार्ट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, इसका आएगा जी नन ऑफ द अबव। ठीक है, आंसर में दे रखा परफेक्ट कंपटीशन, वो नहीं आएगा क्योंकि ओलिगोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक सारे के सारे होते हैं इसमें। ठीक है, फिर आता प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट आ जाएगा। विच कॉस्ट इज नोन है पीरियोडिकल कॉस्ट, किसको बोलेंगे, पीरियोडिकल, जो पीरियड से रिलेटेड है, प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है, कितने बने कितने नहीं, तो फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। द चेंज इन द टोटल रिवेन्यू, नेक्स्ट वन क्या दिया गया देखिए शाबाश, चेंज इन दी टोटल रिवेन्यू फ्रॉम द एडिशनल यूनिट, एडिशनल जहां पर आ जाए मार्जिनल रिवेन्यू की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये था अपना आज का टॉपिक। होप शो आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो जैसे ही टाइम मिलेगा आपको रिप्लाई कर देंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।